दोस्तों रात के 11 बज रहे थे। एक व्यक्ति सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। वो फोन उठाता है, सामने से जो आवाज सुनता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद वो रोने लगता है, क्योंकि उस आवाज का, उस फोन का वो पिछले 9 सालों से इंतजार कर रहा था। सामने वाली एक महिला थी, वो कहती है कि मुझे पहचानते हो? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बताओ क्या हाल है। वो महिला कहती है कि एक बात याद दिलाने के लिए फोन किया है, पता नहीं तुम्हें याद है या भूल गए हो। वो कहता है कि बताओ ना क्या बात है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे कहा था एक बार कि जब भी मेरी जरूरत होगी, किसी भी वक्त जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, चाहे दुनिया में मैं कहीं भी रहूं। तो वो कहता है कि मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत दूर हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा दूर हूँ। दोस्तों वो उस वक्त विदेश में था। ये महिला बिहार से फोन कर रही थी। वो कहती है कि लेकिन मुझे आज ही तुम्हारी बहुत जरूरत है और बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और ये बात कहने के बाद वो रोने लगती है, उसे अपनी सारी परेशानी बताती है और फिर उसके बाद दोस्तों लाचारी से वो फोन रख देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है, एक बहुत ही शानदार कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सच्ची कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक युवक जिसका नाम राजेश होता है, जो कि मई 2024 की बात होती है, वो सऊदी अरब में काम कर रहा था। काम करने के बाद वो अपने शिफ्ट से आया था और रात में वो सोने की तैयारी कर रहा था, और तभी उसके फोन पर एक फोन जाता है। फोन करने वाली महिला का नाम रंगीता होता है। वो रंगीता की आवाज सुनता है दोस्तों, तो वो रोने लगता है, क्योंकि पिछले 9 सालों से वो उसके फोन का इंतजार कर रहा था। उसे बस वो याद कर रहा था और उसके अलावा इसके पास कुछ था भी नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों ये अपनी सारी कहानी बताती है। कहानी बताने के बाद रोते गाते हुए ये फोन रख देती है। कहती है कि जब तुम उतने दूर हो, जब यहाँ पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो तुम वहां से क्या कर सकते हो। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राजेश था वो यादों में खो जाता है। ये कहानी स्टार्ट होती है 2012 से। उस समय राजेश मुंबई में काम करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। और उसके बाद जब वो मुंबई से अपने घर लौट कर आता है, बिहार के बक्सर का वो रहने वाला होता है, तभी जब वो अपने गांव से वो कुछ किलोमीटर दूर था, एक नदी क्रॉस करना पड़ता था उसको। दोस्तों इस नदी के किनारे एक लड़की जो है वो उसे दिखती है, जो कि अपनी जान देने की तैयारी कर रही थी। उसी लड़की का नाम रंगीता होता है। वो उसके पास जाता है, उससे वो उसका कारण पूछता है, तो वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे जीना नहीं है। हालांकि वो अभी दुनिया भी देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो कहता है कि क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद दोस्तों वो उसे वहां से बचा करके वहां से दूर लेकर जाता है, एक जगह इत्मीनान से बैठा कर उससे सारी बातें पूछता है। दोस्तों वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी, और लोक लाज के डर से उसने अपनी मां को ये बात जब बताई, तो उसकी मां ने कहा कि जा कहीं डूब मत, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। उसे इतने ताने मारती है, कहती है कि अब मैं क्या जवाब दूंगी किसी को, इससे तो अच्छा है कि तू कहीं डूब के मर जाए। और दोस्तों उसके बाद फिर उसके पास यही चारा बचा था, तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस इतनी सी बात के लिए तुम अपनी जान दे रही हो। उसके बाद दोस्तों फिर उसे अपने साथ मुंबई लेकर के चला जाता है। वहां से उस दिन वो अपने घर नहीं जाता, उसी दिन शाम को वो ट्रेन पकड़ करके वापस चला जाता है। जहां पर वो कई सालों से रह रहा था, वहां पर वो नहीं जाता है, क्योंकि हर कोई जानता था कि अभी मेरी उसकी शादी नहीं हुई थी। जो भी 2-4 लोग आसपास के लोग थे, इसीलिए वो वहां पर ले जाकर कहीं दूसरी जगह के कमरे में जाता है और वहीं पर रहने लगता है। लोगों से बता देता है कि ये मेरी पत्नी है, और हर कोई दोस्तों अब ये जान ही जाता है कि परदेसी आदमी है, अपनी बीवी को लेकर आया है। उसकी मांग में जो है वो सिंदूर भर देता है लोगों को दिखाने के लिए। और फिर दोस्तों वहां पर वो दोनों ही रहने लगते हैं। दोनों में धीरे धीरे में प्रेम तो हो ही जाता है, लेकिन उसके पेट में पल रहा जो बच्चा था वो अब धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। दोस्तों वक्त आता है 9 महीने के बाद, यानी कि उससे मिलने के 6 महीने, क्योंकि 3 महीने तो पहले हो चुकी था, वो एक बेटी को जन्म देती है। अब दोस्तों इस खुशी में जो राजेश था वो लोगों को मिठाई बांटता है कि मेरी बेटी हुई है। हर कोई उसे बधाई भी देता है, जो भी उसको जानने वाले थे वहां पर। और फिर उसके बाद दोस्तों 1-1.5 सालों बाद वो अपने गाँव को वापस आता है। जब गाँव आता है तो सारे लोग जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे कि राजेश तो शादी कर लिया, उसके साथ एक बेटी भी आई है, जो कि किसी को पता नहीं अभी तक कि इसने शादी कर लिया है। उसके माँ बाप भी हैरान थे, पूछते हैं कि क्या किया और कैसे किया और कहाँ की लड़की है, बताने की जरूरत तुम्हें क्यों नहीं महसूस हुई, हम तुझे थोड़े ना रोकने वाले थे, तो बल्कि धूमधाम से तुम्हारी शादी करते, कहाँ की ये लड़की है। अब दोस्तों वो क्या बताए कि वो कहाँ की है। वो उन्हें सच भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो सच बताने लायक था नहीं। अगर वो सच बताता तो शायद उसके घर का भी व्यवहार उस लड़की के प्रति बदल जाता, और शायद उसके प्रति भी उनका सोच और कुछ अलग ही हो जाता। अब दोस्तों वो कुछ बताता तो नहीं है और कुछ नहीं करता है। उधर जो उसके गांव वाले थे वो सोच रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई। वो उसके माता पिता सिर्फ जानते थे इस राज को, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता को बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने बेटी को बोला था, तो पता नहीं वो कहाँ चले गई। पिता भी ने भी कहा कि चलो ठीक हुआ, जहां भी चली गई, बदनामी तो हट गई घर से। और गाँव वाले सोच रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई। तो रंगीता की ये कहानी थी। अब इधर दोस्तों जब ये गाँव वाले इस बच्ची को देखते हैं, रंगीता को देखते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, तुमने जैसे भी शादी कर ली, अब गाँव के हिसाब से कुछ लोगों को बुलाकर खिला दो, इस रिश्तों को और मजबूत बना दो।
दोस्तों बाकायदा जो है वो भोज करवा देता है। लोग जो है वो आते हैं, खाते पीते हैं और बधाइयां देते हैं और फिर उसके बाद ये जो लोग हैं ये लोग वापस मुंबई लौट जाते हैं। मुंबई आने के बाद राजेश अपना काम करने लगता है, रंगीता जो है वो चूल्हा चौका करने लगती है। लेकिन करीब जब 1-1.5 साल का वक्त बीतता है तभी दोस्तों उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो राकेश था उसे नशे की लत लग गई, जुए की लत लग गई। क्योंकि जो उसका ठेकेदार था जिसके अंडर में वो काम किया करता था, जिसका नाम जगदीश होता है दोस्तों, वही जो है इसको पूरे बुरे रास्ते पर लेकर के चला जाता है। और फिर इसके पीछे भी एक राज था। क्योंकि जो जगदीश था वो उसके कमरे पर कभी कभार आता जाता था और जब वो रंगीता को देखता है उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। उससे वो मीठी मीठी बातें करने लगता है, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। कहता है कि मैं इससे ज्यादा कमाता हूँ और मैं ठेकेदार हूँ, तुम्हें बहुत ऐश कराऊंगा, तुम बहुत मौज में रहोगी। वो सारी कहानी वो उस ठेकेदार से बता दिया करती है। लेकिन जब वो मानती नहीं है, क्योंकि राजेश ने उसे ऐसे मोड़ से लाया था कि जहां वो अपनी जान देने जा रही थी, तो इसीलिए जो है वो जगदीश को भाव नहीं देती है, उसके बहकावे में नहीं आती। तो दोस्तों फिर वो दूसरा रास्ता चुनता है, राजेश को ही वो गलत रास्ते पर डाल देता है, उसे नशे की लत लगवा देता है, जुए की लत लगवा देता है। और फिर उसके बाद रंगीता और राजेश में आए दिन झगड़ा होने लगा था, दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। रंगीता उसे धमकी देने लगी कि अगर तुम ये सब नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ तक भी बात आने लगी, क्योंकि राजेश उसे बहुत प्यार करता था, वो भी उसे करती थी। लेकिन दोस्तों अब जब राकेश अपने नशे और जुए की लत जो थी वो छूट ही नहीं पा रही थी, अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में समझौता करने के लिए जब दोनों झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, कुछ दिन बोल चाल नहीं रहते हैं, तभी वही जगदीश आता है, इन दोनों को समझाता है और धीरे धीरे दोस्तों वो आखिरकार अपने चाल में कामयाब हो जाता है। रंगीता जो है वो उसके तरफ आकर्षित हो जाती है और फिर दोनों के बीच में प्यार हुआ, रिश्ते भी बन गए, क्योंकि ये नशे में ही अब पड़ा रहता था। और फिर शादी करने तक की भी नौबत आ गई रंगीता की। जब ये बात राजेश के पता चली तो उसके होश उड़ गए, वो ठेकेदार से झगड़ा करने लगता है और रंगीता को भी समझाता है। लेकिन दोस्तों अब रंगीता उस मोड़ पर आ चुकी थी, इतनी ज्यादा वो आगे बढ़ चुकी थी कि वो वहां से लौट कर नहीं आ सकती थी, और बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। वो कहती है कि अब जो हो जाए, अब मैं जगदीश के साथ रहूंगी और उसी के साथ शादी करूंगी। अंत में वहां से राजेश को भागना पड़ता है, क्योंकि जगदीश भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है। राजेश कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरी कभी तुम्हारी जरूरत तुम्हें महसूस हो, किसी भी वक्त कभी भी, तो तुम मुझे याद कर लेना। और दोस्तों मिलने के 3 सालों के बाद जब से इनकी मुलाकात हुई थी, 3 सालों के अंदर अंदर सारा खेल बिगड़ गया। और फिर उसके बाद राकेश वहां से चला आया, रंगीता जगदीश के साथ रहने लगी। राजेश जब अब गांव आता है और जब गांव वालों को पता चला तो उसके माँ बाप कहते हैं कि जब शादी ऐसी लड़की से करेगा तो ये सब तो होना ही है, तुझे छोड़कर भाग गई, ठीक हुआ, चल अब तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन दोस्तों वो शादी नहीं करता है। फिर उसके बाद वो अपने कमाने के लिए वापस मुंबई जाता है और मुंबई से पासपोर्ट वगैरह बनाता है और फिर सीधा वो दुबई चला जाता है। दुबई में वो काम कर रहा था पिछले कई सालों से। और दोस्तों आज 9 साल बीत चुके हैं। मई 2024 में जब उसके पास इस रंगीता का फोन आता है, रंगीता का फोन जैसे ही वो सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि कैसी हो, तो वो कहती है कि बस ठीक हूँ, और इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। कहती है कि आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुमने कहा था और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। जब हर तरफ से वो फोन करके हार जाती है मायके से, तो उसका पहले ही वास्ता नहीं रहा था। हालांकि मायके वालों को पता चल गया, उसके माँ बाप को भी, कि वो कहाँ है और किसके साथ है। जब वो राजेश के साथ थी तभी भी पता चल गया था, लेकिन वो उससे रिश्ता तोड़ चुके थे, तो फिर वहां पर भी वहां उसका कोई अपना नहीं था। जिस जगदीश पर वो नाच करती थी, जो उसे रानी बनाकर रखने वाला था दोस्तों, वो उसे कब का छोड़कर जा चुका था। ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। उस बेटी के अलावा भी उसे एक और बेटी हो गई थी, जगदीश की जो बेटी होती है। और फिर उसके बाद ही जगदीश जो है वो उसे छोड़ देता है और फिर ये अपना मेहनत मजदूरी करके पेट पालने लगती है। मुंबई में थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों उसके पैर में एक चोट लग जाती है और वो चोट कुछ दिनों के बाद, करीब 1-2 साल बीत जाने के बाद, एक हल्का सा कट लगा था उसके पैर में, वो टेटनेस का रूप ले लेता है। और धीरे धीरे वो इलाज करवाती है तो पता चलता है कि ये टेटनेस हो चुका है। एक उंगली में शुरू हुआ और उंगली जो है वो काटनी पड़ी, उंगली जो थी वो काट दी गई। उसके बाद भी इन्फेक्शन जो था वो पूरे पैर में फैल गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे वो नौबत पैर काटने की नौबत आ गई। और फिर वहां से वो अपने गाँव आती है, मायके में अपने माँ बाप से हाथ जोड़ती है कि गलती हो गई, मेरी जान बचा लो और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का कोई नहीं होगा। लेकिन माँ बाप उसे ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम हमारी बेटी है, तुम वहां पर जाओ। वहां पर उसे घर एक दे देते हैं, क्योंकि वो अपने पास उसे नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि बेटी बहुत ज्यादा उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, उनसे शरण मांग रही थी। इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक ऐसा घर दिया जहां पर वो अपनी बेटियों के साथ रह सके और वहीं पर उसे रहने की इजाजत देते हैं। लेकिन फिर तुम अपनी शकल मत दिखाना, तुम मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन अपनी शकल मत दिखाना और अपनी बेटी को भी यहाँ से लेकर जाओ। दोस्तों वहां पर वो पड़ी रहती थी और अब वो सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरी बेटी लोग का क्या होगा, यही सब सोचती रहती है। तभी उसे याद आता है कि एक बार राजेश को फोन करना चाहिए। उसका वो नंबर कहीं से लेती है और फिर उसे वो कॉल करती है। लेकिन अब राजेश जो था वो काफी दूर था। जब वो फोन करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो राजेश पूछता है कि क्या इन 9 सालों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। तो वो कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि 9 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं कि मैंने तुम्हें याद नहीं
नहीं किया तो क्या तुम मान जाओगे? तो वो कहता है कि क्या पता, अगर तुम याद ही करती तो फिर आज फोन क्यों कर रही थी। हालांकि इससे पहले भी कई बार उसने सोचा उसे फोन करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन आज जब हद से ज्यादा उसकी परेशानियां बढ़ गई, तब जाकर उसने राजेश को फोन किया था। और फिर उसके बाद वो रो गा करके फोन रख देती है। वो दूर था, लेकिन फोन काटने के बाद राजेश जो था वो बहुत सोचने लगता है। एक एक यादें जो थी वो उसके दिल में बसी हुई थी। लेकिन रंगीता भी उसे कहीं ना कहीं प्यार करती थी और जगदीश की वजह से वो उससे दूर हो गई थी। फिलहाल दोस्तों आधी रात तक ये दोनों उस दिन बात किए और फिर ये लोग सो गए। अगले दिन शाम को दोस्तों रंगीता के सामने राजेश आकर के खड़ा हो जाता है। जब वो राजेश को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो दुबई में था और ये अभी यहाँ कैसे आ गया। वो उस वीडियो जो दोनों बेटियां थी, एक बेटी तो 12 साल की हो गई थी, जिनकी वजह से, जिस बेटी की ही वजह से ये दोनों जो थे वो मिले थे। इसके अलावा भी एक बेटी जो थी वो 6-7 साल की हो गई थी। अब उसके बाद दोस्तों ये फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि कैसे आ गए? तो बोला कि बस आ गया तुम्हारे लिए। ये मत पूछो कि कैसे आया, क्या परेशानी है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं दुनिया में कहीं भी रहूंगा, आधी रात को भी तुम फोन करोगे तो मैं आ जाऊंगा। दोस्तों वो अपना काम धाम छोड़ करके वहां से इमरजेंसी लगा करके वहां से वो चल देता है। रंगीता के लिए वो डायरेक्ट रंगीता के ही पास आता है और फिर उसके बाद दोस्तों पूछता है कि क्या परेशानी है। तो वो अपना पैर दिखाती है, जो कि पांव से लेकर जांघों तक एकदम लाल हो चुका था, बिल्कुल पक चुका था। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और वो समझाता है, उसे बुझाता है। अगले दिन वो उसे अस्पताल लेकर रह जाता है, लेकिन जिला अस्पताल पर वो जवाब दे देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, इसे लेकर के आप पटना जाइए या दिल्ली जाइए और किसी बड़ी जगह चेकअप करवाइए। दोस्तों उसके बाद वो उसे पटना लेकर जाता है, जहाँ के मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट किया जाता है। एक बगल में वो कमरा लेता है जहाँ पर वो दोनों बेटी और राजेश जो थे वो तीनों रहते थे, और वो अस्पताल में उसे एडमिट करवाता है। इसका इलाज शुरू होता है। जो भी पका हुआ हिस्सा था उसमें चीरा लगा करके जो भी था उसे निकाल दिया जाता है। और धीरे धीरे दोस्तों 3 महीने के कठिन परिश्रम के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार रंगीता का पैर जो था वो ठीक होने लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस घर आ जाती है। फिर उसे पट्टी कराने के लिए वहां आना जाना पड़ता है। करीब 4-6 महीने इसी तरह बीत जाते हैं और अंत में दोस्तों आखिरकार रंगीता की जो जिंदगी थी वो बच जाती है। उसका पैर बच जाता है, उसका पैर जो है वो ठीक हो जाता है। और दोस्तों अब जब पैर उसका ठीक हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब जाओ तुम अपने घर पर जियो रहो। फिर दोस्तों वो राजेश से लिपट कर रोने लगती है। कहती है कि आज भी अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती, एक बार फिर आपने मेरी जिंदगी बचा ली। उसके पैर पकड़कर वो रोने लगती है। कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं बचती, और अगर मैं नहीं बचती तो फिर मेरी बेटियों का क्या होता। उसके बाद कहती है कि तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहे, क्योंकि दोस्तों अभी तक रंगीता से ये यही बता रहा था कि हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे बाल बच्चे हो गए। अपनी बीवी से मैं बिना बताए तुम्हारे पास आकर तुम्हारी दवा करवा रहा हूँ। लेकिन जब वो ठीक हो जाती है तो वो कहता है कि ठीक है तुम भी सुखी रहो, और मेरी तो शादी हुई नहीं है, मेरे तो बाल बच्चे भी नहीं, मैं अभी तक तुमसे झूठ बोलता आ रहा था। वो हैरान हो जाती है। कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तो वो कहता है कि बोला इसीलिए बोल रहा था ताकि तुम्हें और दुख ना हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। खैर मैं तुम्हें इसे कारण नहीं मानता हूँ, कारण तो कोई और ही था। और फिर दोस्तों वो कहता है कि मैंने तुम्हारी ही वजह से आज तक शादी नहीं की, कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिलने वाला है भी नहीं, और अब वैसे भी शादी करके क्या करना। और फिर उसके बाद कहता है कि अभी भी मौका है, अगर तुम आगे की जिंदगी मेरे साथ गुजार सको तो फिर इसके लिए मैं आज भी तैयार हूँ। लेकिन तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। दोस्तों इतना सुनते ही वो फिर से रोने लगती है। कहती है कि मैं तो इस लायक हूँ नहीं जब तुम ऐसी बातें कह रहे हो, और मैं बहुत ज्यादा अभागन हूँ। आप अपने आप को बहुत कोसने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर से एक बार राजेश जो है उसे माफ कर देता है और उसे अपना लेता है, और एक बार फिर जो है दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मई 2024 में ये दोनों मिले थे और आज ये दोनों दोस्तों बहुत खुश हैं और सही तरीके से जी रहे हैं। आज वो दुबई छोड़ चुका है और मुंबई में रहने लगा है उन दोनों बेटियों और रंगीता के साथ। उसके माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो जो माता पिता थे वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ अब कम से कम बेटे की जिंदगी जो है वो दोबारा से बस गई। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राजेश ने रंगीता के साथ जो किया वो सही किया या गलत किया, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।